हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, सिर्फ दो तो सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट, और उसमें भी अटैम्प्टेशन का क्या बताना है। देखिए, मेन चीज़ यही इंपॉर्टेंट है, आपको अप्रोच का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे वो कौन सा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे आपके आगे जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको अटैम्प्ट करने लग जाओ और बाद में आपसे सोल्व ना हो। यहीं पे मार्क्स का फर्क पड़ता है, यहीं पे स्पीड का डिफरेंस आता है और यहीं पे आगे जाके कट ऑफ में फर्क आता है। इस वीडियो में तो मैं प्री की बात करूंगी, इसके बाद मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। एक और बात कि जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करना मॉक टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके वो चीज़ें करो तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली दो सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और क्वांट। मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग था तो इसलिए मैं पहले रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट करती थी। अब रीजनिंग में क्या है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि पजल से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करने चाहिए एंड आफ्टर दैट आपको पजल को सोल्व करना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर पजल्स को ढूंढ ढूंढ के सोल्व करेंगे तो इसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को नहीं ढूंढती थी, मैं डायरेक्ट पजल से ही स्टार्ट करती थी। अब पजल में क्या था, पहली बात तो मैं पजल से स्टार्ट तब करने लगी थी जब मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी और मुझे पता था कि हाँ, जो भी पजल सामने आएगी पहले नंबर पे मैं उस पजल को सोल्व कर सकती हूँ। सबसे पहले आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आप डायरेक्ट जाके वैसा ही करो। प्रैक्टिस करो पजल्स की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एग्जाम में फर्स्ट नंबर पर अगर पजल मिल जाए तो आप उसको सोल्व कर सको। इसलिए बोलते हैं कि पहले पजल को सोल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पजल को सोल्व करने में कम से कम अगर आपका 1 मिनट भी लग रहा है और अगर आपकी पजल वहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है तो आपका 1 मिनट वेस्ट हो गया। और फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं इतना क्वेश्चन तो मैंने बना ही लिया था, एक बार फिर से ट्राई करके उसको पूरा कर लेता हूँ, क्या पता आंसर बन जाए। फिर नहीं बना तो आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मना करते हैं कि स्टार्टिंग में पजल सॉल्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पजल में एक भी लाइन अगर स्किप हो गई तो आपकी पूरी की पूरी पजल गलत हो जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों के कारण मना करते हैं। अब मेरा क्या था, मैंने पजल में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी थी, बहुत ज़्यादा पजल्स को मैं सोल्व करती थी। मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रही हूँ कि आप पजल्स को सोल्व करो। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मैं भी बहुत सारी पजल्स को सोल्व करती थी। जो भी मुझे पीडीएफ मिल रही है यहाँ कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मटेरियल होता था, क्योंकि रीजनिंग मुझे सोल्व करना अच्छा लगता था तो इसलिए रीजनिंग की जितनी भी पजल्स होती थी ना मैं सोल्व करती रहती थी, जो भी मुझे मिलती थी। अब मैं कौन कौन सी पजल्स को पहले नंबर पर सोल्व कर सकती थी, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर जो भी है, इसके अलावा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पैरेलल लाइन में, और मंथ बेस्ड, डे बेस्ड, फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स पजल, इस तरीके की कोई भी पजल हो मैं सारी की सारी पजल्स को सॉल्व कर लेती थी। मतलब फर्स्ट नंबर पे इनमें से कोई भी पजल आए, मैं सिर्फ जो एज बेस्ड पजल होती थी मैं उन पजल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करती थी, क्योंकि उनमें ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं स्टक होने का डर रहता था, क्योंकि मुझे पता था उनमें मेरी कितनी कर प्रैक्टिस होती थी। इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर देती थी। उन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल एग्जाम के एंड में सॉल्व करती थी, जब मेरा रीजनिंग और क्वांट का ऑलमोस्ट जितना मुझे आता था पूरे का पूरा सेक्शन अटैम्प्ट कर लेती थी। उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करती थी। इसके अलावा मैं बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में चलती थी, चाहे फिर मुझे कोई भी पजल मिले, मिसलेनियस का क्वेश्चन मिले, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा जो मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करती थी वो था वर्ड फॉर्मेशन। आपको कोई ना कोई वर्ड दिया जाता है, फिर उसमें से फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, इन चारों लेटर्स को इकट्ठा करके वर्ड्स बनाओ, कितने वर्ड्स बनते हैं। उसमें से मुझे नहीं पता होता था कि पता नहीं कितने वर्ड्स बनेंगे, क्या पता इंग्लिश का कोई ऐसा भी वर्ड हो जो मैंने कभी नहीं सुना हो। सो मैं उस तरीके का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करती थी। बट हाँ, अगर ऐसा कोई आ जाए कि 4 लेटर से आपको एक वर्ड बनाना है और फिर जो वर्ड बनेगा उसका भी ये बताओ कि थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर है या फिर लेफ्ट से सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर है, तो वो क्वेश्चन मैं सोल्व कर लेती थी। बट अगर बहुत सारे नंबर्स में बताना है कि कितने ज़्यादा इससे वर्ड्स बन सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करती थी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे आप श्योर नहीं हो। सो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अभी से मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर दो, सोल्व भी कर लो और जिस टाइम आप टिक लगाने लगो तो आप ही श्योर नहीं हो हाँ जो मैंने सोल्व करा है वो सही है या फिर नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, मे भी मुझसे बने ना बने, डाउटफुल हो, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके रख सकते हो। जब आप ऑलमोस्ट सारा एग्जाम अटैम्प्ट कर लोगे उसके बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, मैं दोबारा बना के देख लेता हूँ, क्या पता बन जाए।
अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में मेरा ऐसा था, वहाँ मैं छांट के क्वेश्चन करती थी। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज, सबसे पहले इनको अटैम्प्ट करती थी। अर्थमेटिक को लास्ट में ही अटैम्प्ट करती थी। फिर उसके बाद डीआई पे स्विच करती थी। जितनी भी डीआई वगैरह होती थी सभी को सॉल्व करना। एंड आफ्टर दैट मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को देखती थी कि हाँ, जिस चैप्टर की मैंने प्रैक्टिस करी हुई है उस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे तो मैं सॉल्व करूंगी। यहाँ पे ऐसा होगा, ये क्वेश्चन पढ़ा था, शायद इसको प्लस माइनस करने पे ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। आपको भी पता है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 80 तो नहीं पूरे हो पाते हैं, पीओ में तो नहीं हो पाते, कर्क में तो फिर भी कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह पे स्टक होकर नहीं बैठना है। 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन में बहुत होते हैं। अगर आपका टारगेट है कि हाँ हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, 64 करने हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी रखना, आप अपनी अप्रोच रखना। उसके बाद ऐसा था कि अगर लगे कि अर्थमेटिक भी मैंने सोल्व कर लिया, फिर भी मेरे पास टाइम बच रहा है, तब उसके बाद मैं रीजनिंग की पजल वगैरह अगर मैंने कोई स्किप करी हुई है तो मैं उसको देखती थी कि हाँ शायद अब बना के देख लेती हूँ, मेरे पास टाइम है, अब क्या पता बन जाए, नहीं भी बनी तब भी ठीक है, अगर बन जाए तो भी ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अप्रोच से ही होनी चाहिए। जो आपको आता है वो आप पहले अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। मैंने अपना बताया है क्योंकि मेरी पजल्स वगैरह में अच्छी प्रैक्टिस थी, इसलिए मैं पजल को स्टार्टिंग में ही सोल्व करना स्टार्ट कर देती थी, एक्सेप्ट एज बेस्ड। उसके अलावा मुझे कोई भी पजल्स मिलेंगी, मिसलेनियस के क्वेश्चन मिलेंगे, साइलॉग मिलेंगे, कुछ भी होगा, एक ही सीक्वेंस में सोल्व करती जाती थी। वर्ड फॉर्मेशन मैं बिल्कुल सोल्व नहीं करती थी। सेकंड नंबर पे बात आती है क्वांट की, तो क्वांट में मैं छांट के सोल्व करती थी। ऐसा नहीं था कि अगर मुझे पहले अर्थमेटिक मिल रहा है तो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करने लग गई, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अर्थमेटिक का कितना का सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है और कितना कर मैं वहाँ पे सोल्व कर सकती हूँ। इतना तो श्योर हूँ कि चलो सिंप्लीफिकेशन में कोई रूल नहीं लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज वगैरह, डीआई वगैरह वो तो अच्छे से सोल्व कर सकती हूँ ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि पहले इन सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अर्थमेटिक पे स्विच करती थी। बोलोगे कि आप इसमें छांट के क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग में तो आपने एक ही फ्लो में सारे सोल्व करे। रीजनिंग मुझे पता था कि मैं हाँ सारी की सारी सोल्व कर सकती थी और मैं प्री में पूरी की पूरी रीजनिंग सोल्व करती थी, एक्सेप्ट अगर वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन ना आया हो। और मैं क्वांट का छांट के क्वेश्चन करती थी कि जो मुझे इजी पहले आते हैं उनको सोल्व कर लो और जो बच गए हैं उन्हें एंड में सोल्व कर लूंगी। एक और चीज़ आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप उसको पहले स्टार्ट कर सकते हो। प्लस एक टाइमर सेट करके रखना, क्योंकि आपको पता है आरआरबी में टाइमर नहीं होता है, आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको रीजनिंग को इतना टाइम देना है, क्वांट को इतना टाइम देना है। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप करना। स्किप वर्ड सुनना आसान होता है, बट जिस टाइम आप एग्जाम में सॉल्व करते हो या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो उस टाइम क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाती हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व नहीं करा है तो उसको स्किप करो। अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन का आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है, 5 की 5 ऑप्शंस में आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो बार बार उसको कॉपी पेन लेके बार बार बनाना नहीं है कि इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है कि माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है, सामने लिखी हुई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ भी हमें दिखाई नहीं देती है और हम ऑप्शन में गलत टिक करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखा होगा और ऑप्शन में कुछ और टिक कर रहे होंगे। सो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई करा है, इट मीन्स आपको वो आता है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, कलर चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस में ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सोल्व करा था, कौन सा मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था। सो आप बाद में स्विच कर सकते हो, पैनिक नहीं होना है, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, स्किप करने की आदत डालो। ऐसा नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, एग्जाम में क्यों नहीं बन रहा है, घर में तो मॉक टेस्ट में बन जाता था, अब क्यों नहीं बन रहा है। सो स्किप करने की आदत डालो। ऐसा नहीं करना है कि मैंने इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, मुझे अब भी सॉल्व करना है, ये सॉल्व होके रहेगा। ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी क्वेश्चन की, किसी टॉपिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होती है, बट एग्जाम में जाके वो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाता है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो आप एंड में उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। आई होप कि मैंने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर करें आपके लिए भी हेल्पफुल हों। सिर्फ वीडियो को देख के जाना ही इनफ नहीं है, आपको ये चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना कि हाँ जो मैंने टिप्स शेयर करे हैं वो चीज़ें अगर आप अभी से इम्प्लीमेंट करोगे तभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एक और चीज़, जिसकी पजल्स में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और लगता है कि मैं स्टार्टिंग में पजल सॉल्व नहीं कर सकता हूँ,
कोई बात नहीं, आप क्वांट की तरह रीजनिंग के भी छान छान के क्वेश्चन कर लेना। पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद पजल्स वगैरह को सॉल्व कर लेना। पजल्स वगैरह से तो तब स्टार्ट करना जब आपको लगे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अदरवाइज पता लगे कि आप पजल से स्टार्ट कर लो और आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है और आपके वहीं पे क्वेश्चन स्टक होने लग जाए, आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो और आपके मिसलेनियस भी जाते लगे। ठीक है, तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।